हेलो फ्रेंड्स, वी आर फ्रॉम यू लर्न और आज हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स कैसे रिएक्शन करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में समझा था, बेसिक बॉन्डिंग के बारे में समझा था, लेकिन अब जो है हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स के बारे में देखेंगे। और सबसे पहले ये जानेंगे कि हेलो अल्केन्स होता क्या है और हेलो अरीन्स होता क्या है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। और इसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स में क्या डिफरेंस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हमारा सेंट्रल एलिमेंट कार्बन, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो वो हेलो अल्केन्स होता है, जिसको हम लोग अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखा गया है यहाँ पे यूनिट 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 NCERT में, जो कि बहुत काम आने वाला है बोर्ड्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी। तो हम लोग इसी वीडियोस में इसी बुक्स को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या रिएक्शन और क्या क्या आगे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर देखेंगे हेलो अल्केन्स का तो sp3 होता है। और ये sp3 क्यों होता है अब हम इसको देखेंगे। तो sp3 मतलब एक s और 3 p, यानी कि टोटल नंबर ऑफ काउंट देखिएगा 4 होता है। और sp2 में होता है एक s और 2 p, जिसमें काउंट होता है 3। तो यहाँ पे गौर फरमाने वाली ये बात है कि अगर कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एलिमेंट 4 होंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ये शॉर्ट कंसेप्ट याद रखिएगा, मतलब ध्यान में रहना चाहिए कि सराउंडिंग एलिमेंट के नंबर ऑफ काउंट पे डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन। तो उसी हिसाब से कार्बन अगर sp2 हुआ तो सराउंडिंग एलिमेंट जो होंगे उसका काउंट होगा, नंबर ऑफ काउंट होगा 3। तो जब भी कार्बन किसी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड मान लीजिए किसी एक सराउंडिंग एलिमेंट के साथ बनाया तो वो अपना 2 वैलेंसी शेयर कर लिया और बाकी जो 2 एलिमेंट के लिए 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो यानी इसके पास 3 सराउंडिंग एलिमेंट रहेंगे और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। वेयरएज इन sp3 यहाँ पे कार्बन जो सेंट्रल एलिमेंट है वो 4 सराउंडिंग एलिमेंट के साथ रहेगा और ये sp3 रहेगा। तो अब हम हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स का कंसेप्ट ये है कि उसमें से एक सराउंडिंग एलिमेंट हेलोजन होना चाहिए। और हेलोजन जो होता है वो ग्रुप में स्टार्ट होता है फ्लोरीन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एंड होता है एस्थेटीन पे। तो फ्रेंड्स, हेलोजन वाले ग्रुप में सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का होता है और साइज़ धीरे धीरे हम जैसा कि हम जानते हैं ग्रुप में बढ़ते जाता है। तो सबसे बड़ा साइज आयोडीन का और उससे भी बड़ा एस्थेटीन का होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि इस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है कोई भी रिएक्शन के लिए। तो उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड जो बनाता है वो फ्लोरीन बनाते हैं, और फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आयोडीन एंड एस्थेटीन। तो इसको भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। तो यहाँ पे देखिए आप सेकंड पेज नंबर 290 में यहाँ पे कंपाउंड्स जो कि अल्काइल हैलाइड्स रिएक्शन करके बनाए हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंपाउंड्स है। तो इसमें ये गौर फरमाइएगा कि इसमें जो अल्काइल हैलाइड्स है उसमें जिसमें एक R एजेंट होगा तो वो प्राइमरी होता है, अगर 2 R एजेंट होगा तो सेकेंडरी होता है, और 3 R एजेंट होगा तो टर्शियरी होता है। तो फ्रेंड्स, टॉपिक नंबर 10.1.2 को देखते हैं। इसमें अल्काइल हैलाइड्स की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है और कैटेगराइज किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। तो हेलो अल्केन का अगर एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएंगे कोई अल्काइल ग्रुप से, तो वो ऐसे कोई एक कैटेगरी में चेंज होते जाएगा। तो देखते हैं प्राइमरी क्या होता है। तो प्राइमरी में देखिए जो हेलो अल्केन है उसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक R ग्रुप ऐड हो गया है, और ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मिथाइल ग्रुप जैसे CH3 या फिर इथाइल ग्रुप C2H5 या इससे भी बड़ा कोई सा ग्रुप। और सेकेंडरी में 2 R ग्रुप रिप्लेस करते हैं 2 हाइड्रोजन को, और टर्शियरी में 3 R ग्रुप रिप्लेस करते हैं 3 हाइड्रोजन को। और चौथा जो वैलेंसी है तीनों केसेस में एक हेलोजन के द्वारा लिया गया है। तो अब इसके R ग्रुप के एडिशन के कारण बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगा, आगे देखेंगे। इतना हम लोग बेसिकली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि R ग्रुप के ऐड होने से कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है और कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा भारी बनते जा रहा है। तो ये इसका जो ये भारी बन रहा है, तो इसके कारण इसका कैसे प्रॉपर्टी चेंज होगा ये आगे देखेंगे।
तो फ्रेंड्स हैलोजन अगर डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ ऐड होता है तो उसे हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अगर वो डबल बॉन्ड रहता है कंपाउंड में और डबल बॉन्ड कोई कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और उस कार्बन के साथ अगर हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड भी आ सकता है। अगर दूसरे एग्जाम्पल में आप देखें तो डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है कार्बन और कार्बन के साथ कनेक्टेड है हैलोजन, तो ये एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? तो बेंजाइलिक हैलाइड में कंपाउंड को एरोमेटिक होना ज़रूरी है, जैसे कि बेंजीन हो गया, और बेंजीन के कोई एक कार्बन के सर पे मान लीजिए कोई अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप CH3 में से एक हाइड्रोजन अगर हैलोजन के साथ शेयर करते हैं, जो कि पहले एग्जाम्पल में दिखाया गया है, तो उसे हम बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। अब आता है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में हैलोजन जो होता है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ा होता है। ये साइक्लिक में भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। साइक्लिक में भी जो हैलोजन जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। और एराइल हैलाइड में कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड वाले जो कार्बन है उसके साथ अगर डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग एराइल हैलाइड बोलते हैं। आप एक चीज़ गौर कीजिए, जो डिफरेंस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं विनाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड में। और अगर एरोमेटिक वाले में से डिफरेंस देखना है तो एराइल हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि जो एराइल हैलाइड्स है उसमें जो हैलोजन है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बेंजाइलिक हैलाइड्स में देखिएगा जो हैलोजन है वो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स CX बॉन्ड जो है ये काफ़ी ज़्यादा पोलराइज्ड होता है, क्योंकि X का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है। तो CX बॉन्ड का जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो थोड़ा ज़्यादा क्लोज रहता है X के लिए और इसलिए पोलराइजेशन हो जाता है और X के करीब डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है और C के करीब डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है। तो आप समझेंगे कि ये पोलराइजेशन क्यों आता है। तो पोलराइजेशन आने का सबसे मेन कारण है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा आता है C के साथ जब फ्लोरीन जुड़ा हुआ है एज़ कम्पेयर टू C के साथ जब मे बी आयोडीन जुड़ा हो या फिर एस्थेटीन जुड़ा हो, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ फ्लोरीन का जो साइज़ है वो कार्बन के साइज़ से कुछ ज़्यादा सिमिलर है। तो एक साइज़ के दो सेंट्रल एलिमेंट और बीच में जो बॉन्ड शेयरिंग किया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच लेता है फ्लोरीन और अपने पास इलेक्ट्रॉन का सरप्लस हो जाता है उसके पास, जिसके कारण पोलराइजेशन हो जाती है। तो इन सब चीज़ के कारण बहुत सारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो चेंज हो जाता है इसका, और हम ये बात को देखेंगे। और एक टेबल है यहाँ पे NCERT में आप देख सकते हैं, टेबल 10.2, जिसमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पीज़ और डाइपोल मोमेंट को डिस्कस किया गया है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए समझने के लिए कि कैसे कंपाउंड्स चेंज होते हैं, कैसे कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ चेंज होते हैं और क्या क्या अलग अलग फैक्टर्स है जिसको ये डिटरमाइन किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन जैसा कि हमने बात किया कार्बन और फ्लोरीन के बीच में है, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा डेल्टा माइनस चार्ज फ्लोरीन के साथ आएगा और इसी तरह डेल्टा माइनस चार्ज धीरे धीरे ग्रुप में गिरते जाएगा और क्लोरीन के साथ थोड़ा कम आएगा, ब्रोमीन के साथ उससे भी कम आएगा। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है और आयोडीन के पास पोलराइजेशन सबसे कम होगा। तो अब हमें ये जानना है कि जहाँ पोलराइजेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर चार्जेस ज़्यादा होंगे और वहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग जानते हैं ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और ये बॉन्ड जो होगा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स के सबसे चीफ प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेंगी बॉन्ड को ब्रेक करने में, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी चेंज कार्बन और फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन और आयोडीन। और ये आप सेकेंड कॉलम में देख सकते हैं, कार्बन और फ्लोरीन को 452 kg पर मोल एनर्जी लगा है तोड़ने के लिए, हालांकि कार्बन और आयोडीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही कम एनर्जी लगा है। तो ये कंपैरिजन जो है आपको बहुत ही कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे पोलराइजेशन इम्पैक्ट करता है इन सब प्रॉपर्टीज़ को। उसी हिसाब से अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मजबूत बॉन्ड कार्बन और फ्लोरीन का बनता है, क्योंकि अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा है। और अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो एलिमेंट्स विल बी क्लोजर टू ईच अदर, और क्लोजर होंगे तो बॉन्ड लेंथ का जो साइज़ होगा वो रेडियस का साइज़ होता है वो घट जाता है। और कार्बन और फ्लोरीन का साइज़ सबसे कम है, दैट इज़ 139 pm, और कार्बन और आयोडीन का 214 pm है। थर्ड प्रॉपर्टी जो कि थर्ड कॉलम में है वो है डाइपोल मोमेंट, और ये भी पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है। अगर पोलराइजेशन ज़्यादा है तो डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा, इसीलिए डाइपोल मोमेंट जो है उसका वैल्यू गिरते जा रहा है और सबसे कम है कार्बन और आयोडीन में।
एंड केमिस्ट्री इज़ नथिंग विदाउट एक्सेप्शंस। तो डाइपोल मोमेंट में ध्यान रखिएगा, कार्बन फ्लोरीन और कार्बन क्लोरीन में एक एक्सेप्शन है जिसमें कार्बन फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट थोड़ा कम होता है कार्बन क्लोरीन से। तो ये थी फ्रेंड्स हैलो अल्केन्स और हैलो एरीन्स की बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, और आगे हम वीडियोस में बहुत सारे नेम रिएक्शंस को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तब तक के लिए गुड बाय। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, सी यू फ्रेंड्स।